नमस्कार। इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो सीरीज में जो कि हर हफ्ते रविवार को चलती है, इसमें हम इंडिया के इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हैं और उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा उसको बारीकी से एनालाइज करते हैं। अब आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम इंडिया के सीपीआई इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन को देखने वाले हैं, स्पेसिफिकली जून का डेटा, पिछले महीने का डेटा। लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं और वो क्या है? पिछले कुछ वीडियोस जो मैंने सीपीआई के निकाले उसमें काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, आपके क्वेश्चन आए थे कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा निकलता है तो वो डेटा का फिगर और ग्राउंड रियलिटी उसमें इतना अंतर क्यों है? क्योंकि अभी रिटेल इन्फ्लेशन जो रिसेंट मंथ्स का है वो कम हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑन ग्राउंड इन्फ्लेशन एक्चुअली बढ़ रहा है? आप गलत नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट भी गलत नहीं है। ये क्यों? गलत क्या है? सीपीआई की मेथोडोलॉजी। तो सीपीआई की मेथोडोलॉजी अगर आप देखो, रिटेल इन्फ्लेशन जब भी मेजर होता है तो वो एक बेस ईयर के कंपैरिजन में होता है। अब करंट रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 2012 का बेस ईयर पकड़ के मेजर होता है। तो 2012 में एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड का कौन सी चीजों में सबसे ज्यादा खर्चा था और कौन सी चीजों में कम खर्चा था, वो देख के एक कंजम्पशन बास्केट बनाया गया, कंज्यूमर बास्केट बनाया गया। ये बास्केट में गवर्नमेंट ने बेसिकली कैटेगराइज किया कि चलो एक एवरेज हाउस होल्ड जो है वो फूड एंड बेवरेजेस में 46% स्पेंड करता है, तो फूड एंड बेवरेजेस को 46% वेटेज दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया सर्वे के द्वारा कि क्लोथिंग में और फुटवेयर में एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड 6 to 7% पूरे अपने बजट का खर्चा करता है। तो 6 to 7% क्लोथिंग एंड फुटवेयर को दे दिया, हाउसिंग को 10% दे दिया, क्योंकि हाउसिंग में शायद रेंट में एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड 10% पूरी इनकम का स्पेंड करता होगा 2012 में, तो हाउसिंग को 10% दे दिया। और ये भी अर्बन एरियाज में, रूरल में तो हाउसिंग काउंट नहीं होता है सीपीआई में। हेल्थ में 6%, एजुकेशन में देखो तो 4.5%। तो ऐसे 2012 का जो कंजम्पशन बास्केट था उसको पकड़ के गवर्नमेंट ने सीपीआई का फिगर रिलीज करना शुरू किया। अब ये 2014, 15, 16, 17 ये सब ठीक था, लेकिन 2025 में क्या सीपीआई इन्फ्लेशन का बास्केट जो 2012 में था वो वैलिड है? आप खुद ही देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है और ये जो पीडीएफ फाइल है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। लेकिन 2012 में जो कंजम्पशन बास्केट था एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड का, उसमें अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने क्या इसमें मेंशन किया है? रिक्शा, यस, रिक्शा में आज भी खर्चा होता है। आप देख लो तो दूसरा लिस्ट में क्या है? हॉर्स कार्ट फेयर। अब हॉर्स कार्ट फेयर अर्बन एरियाज में घोड़ा गाड़ी कितने लोग यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में? इसके बाद स्कूल बस, वैन, यस होती है। एयरफेयर होता है, स्टीमर होता है, पोर्टर, मोबाइल हैंडसेट, टेलीफोन चार्जेस में लैंडलाइन आज कोई यूज करता है? नहीं, राइट? तो फिर भी वो कंजम्पशन बास्केट में है। इसके अलावा आप रेडियो देख लो, आजकल रेडियो जो है कितने लोग सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर कितने लोग यूज करते हैं, टेलीविजन काफी लोग यूज करते हैं, वीसीआर आप देख लो, आज वीसीआर यूज होता है, वीसीडी, डीवीडी प्लेयर यूज होता है आज। तो ये सारी चीजें जो कंजम्पशन बास्केट में थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन काफी सारी चीजें 2012 की, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो यूज नहीं होती आजकल के जमाने में। तो ये जो कंजम्पशन बास्केट है ये अपडेट करने की जरूरत है। लेकिन आज जो सीपीआई का नंबर कैलकुलेट होता है वो इस बास्केट के ऊपर होता है। तो काफी सारे कमेंट्स आए हैं, काफी सारे क्रिटिसिज्म्स भी आई है कि ये जो सीपीआई है वो अपडेट करने की जरूरत है और गवर्नमेंट प्लान कर रही है अगले 2026 में, यानी कि जनवरी 2026 में। रिपोर्ट्स ऐसे है कि गवर्नमेंट 2023 में जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था, वो सर्वे में जो एक एवरेज हाउस होल्ड का जो खर्चे के हिसाब से जो बास्केट बनता है वो बास्केट को यूज करेंगी आगे जाके। तो बेस ईयर भी गवर्नमेंट अपडेट करने का सोच रही है सीपीआई का, तो होपफुली ये होगा वेरी सून। लेकिन सीपीआई ग्राउंड रियलिटी में डिफरेंट है और ये इसलिए है, और ऑफिशियल नंबर जो है वो हमें देखना इसीलिए जरूरी है। ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होगी और वो माइंड में रखना ही है, लेकिन ऑफिशियल सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइन करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट को कम करना, या मनी सप्लाई बढ़ाना, मनी सप्लाई कम करना, ये इन्फ्लेशन को देख के करती है। और गवर्नमेंट भी अपनी फिस्कल पॉलिसी है, चाहे सब्सिडीज बढ़ाना, कम करना, टैक्सेस बढ़ाना, कम करना, ये सारी चीज़ों के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा पे डिपेंड होके, डेटा को मॉनिटर करके अपने पॉलिसीज को फ्रेम करती है। तो ऑफिशियल फिगर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है। और
CPI इन्फ्लेशन ऑन ग्राउंड अलग होगा, लेकिन ऑफिशियल फिगर अभी तक तो ये दिखा रहा है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो काफी शार्पली गिरा है। जून 2025 में आप देखो तो हमारा हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन 2.1% आया है, जो कि जनवरी 2019 के बाद स्लोएस्ट ग्रोथ है। और CPI इन्फ्लेशन जो है ये तो ऑल इंडिया इन्फ्लेशन है 2.1%, लेकिन रूरल और अर्बन एरियाज का अलग कैलकुलेट होता है। तो रूरल एरियाज में आप CPI इन्फ्लेशन देखो तो सिर्फ 1.72% से बढ़ा है। रिमेंबर, ओवरऑल इंडिया में 2.1% से बढ़ा है, लेकिन उसमें रूरल एरियाज में कम बढ़ा है 1.72%, और अर्बन एरियाज में 2.56%। अर्बन एरियाज में इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। इसका रीजन क्या है? वेल, रूरल एरियाज में अगर आप देखो तो खाने में 2012 में खाने में फूड में ऑलमोस्ट 54% स्पेंडिंग करते थे एक एवरेज हाउस होल्ड, और अर्बन एरियाज में फूड में सिर्फ 36% स्पेंड करते थे, यानी कि 36% ऑफ टोटल इनकम फूड में स्पेंड करते थे। हुआ क्या है? फूड इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ आप देख सकते हो कि फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन जून 2025 में -2%, यानी कि डिफ्लेशन हुआ है फूड में। डिफ्लेशन होने से किसको ज्यादा फायदा होगा? रूरल कंज्यूमर्स को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रूरल कंज्यूमर्स का जो फूड बास्केट जो कंजम्पशन बास्केट है उसमें 54% जो है वो फूड का है। कन्वर्सली भी ये ट्रू है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा तो रूरल एरियाज को ज्यादा हर्ट होगा। अर्बन एरियाज में 36% वेटेज है, सिर्फ इतना हर्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली फूड इन्फ्लेशन क्यों गिरा है इतना शार्पली? इसके रीजंस हमने डिस्कस किए थे पिछले साल मानसून अच्छी थी, इसकी वजह से खारिफ की जो बुआई है, इनफैक्ट हार्वेस्ट भी जो है खारिफ क्रॉप्स का, रबी क्रॉप्स का, वो अच्छा हुआ है इस साल भी रेनी सीजन, मानसून सीजन जो है वो जून महीने से ही चालू हो गई है। और IMD, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से इस बार बारिश अच्छी रहने वाली है। लॉन्ग टर्म एवरेज का 106% होने वाली है बारिश, इतनी ज्यादा। तो अगर अज्यूमिंग कि एंड ऑफ जुलाई या अगस्त में फ्लडिंग ना हो या सितंबर में फ्लडिंग ना हो, फ्लडिंग हुआ तो फिर काफी सारे क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं जो लास्ट ईयर हुआ था, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, फूड इन्फ्लेशन। अगर फ्लडिंग ना हो और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ तो इस साल भी फूड इन्फ्लेशन होपफुली कम रहेगा। इसीलिए रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन कम है। अर्बन एरियाज में ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप देखोगे तो फूड इन्फ्लेशन के अलावा कंजम्पशन बास्केट में और कौन सी चीजें हैं? वेल, सर्विसेज में आप मानो हाउसिंग ले लो, हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, इन सारी चीजों में इन्फ्लेशन इनफैक्ट जून 2025 में बढ़ा है। और ये थोड़ी कंसर्निंग चीज है, क्योंकि फूड जो है वो तो वॉलेटाइल है। फूड जो है वो फूड का इन्फ्लेशन सीजनल वेरिएशंस पे डिपेंड रहता है। अगर बारिश अच्छी हुई तो फूड इन्फ्लेशन गिरेगा, बारिश खराब हुई तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फूड इन्फ्लेशन काफी वॉलेटाइल है, लेकिन सर्विसेज का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल रहता है, स्ट्रक्चरल यानी कि लॉन्ग टर्म। तो सर्विसेज में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना काफी जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे तो हाउसिंग में यहाँ पे इन्फ्लेशन 3.2% से बढ़ा जून में, पिछले साल सिर्फ 2.7% से बढ़ा था। सिमिलरली हेल्थ में आप देखो तो इन्फ्लेशन 4.4% हो गया है। एजुकेशन में देखो अगेन 4.4% हो गया है। इनफैक्ट ये सारी जो कैटेगरीज है नॉन फूड और नॉन फूड बेसिकली, क्योंकि फ्यूल एंड लाइट में फ्यूल आ गया, तो नॉन फूड इन्फ्लेशन में आप देखो तो सारी चीजों में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। और इनफैक्ट पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स में इन्फ्लेशन 15% जितना बढ़ा हुआ है। अब पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स में इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसमें गोल्ड ज्वेलरी एंड सिल्वर ज्वेलरी जो है वो इंक्लूडेड रहती है, और गोल्ड के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। तो पिछले साल के कंपैरिजन में आप देखो तो गोल्ड ऑलमोस्ट 36% से बढ़ गया है। सिमिलरली सिल्वर आप देखो तो ऑलमोस्ट 18% से बढ़ गया है पिछले साल जून की कंपैरिजन से। इसीलिए ईयर ऑन ईयर जब हम कंपेयर करते हैं तो पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स, जिसमें कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों आता है, उसमें इन्फ्लेशन 15% हमें दिख रहा है। तो पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर के ग्लोबल प्राइसेस बढ़ चुके हैं और उसमें हमारा कंट्रोल है नहीं। लेकिन हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि शायद डिमांड इंडिया में जो है वो काफी स्ट्रांग है। अब जब नॉन फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो दो रीजन से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। एक तो क्योंकि डिमांड स्ट्रांग हो, दूसरा या तो कॉस्ट बड़ी हो। सो मानो अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड स्ट्रांग हो, मानो कि रियल एस्टेट में डिमांड स्ट्रांग हो, तो उसमें रियल एस्टेट में डिमांड स्ट्रांग होगी तो रेंट्स बढ़ेंगे, घरों के भाव बढ़ेंगे। रियल एस्टेट की डिमांड इनफैक्ट 2021-22 से इंडिया में स्ट्रांग चल रही है, अभी भी स्ट्रांग चल रही है। इस राइजिंग डिमांड की वजह से, और सप्लाई लिमिटेड हो सकता है, तो डिमांड अगर बढ़ी तो नेचुरली प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर आएगा, तो इसलिए हाउसिंग के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें दूसरा भी एक चीज है कि काफी सारे मेटल के प्राइसेस आजकल बढ़ रहे हैं। तो स्टील के प्राइसेस फॉर इंस्टेंस पिछले महीने ऑलमोस्ट 5, स्पेशली हॉट रोल्ड कॉइल HRC स्टील
का जो वेरिएशन है उसके प्राइसेस लास्ट 1 मंथ में 5% बढ़े हैं। काफी सारे मेटल्स के प्राइसेस बढ़े हैं, इनफैक्ट कॉपर के भी प्राइसेस इतने शार्पली बढ़े हैं। जो हमने पिछले वीडियो में पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, वो वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने मेटल प्राइसेस कितने बढ़े हैं वो डिस्कस किया था। मेटल प्राइसेस बढ़ेंगे तो नेचुरली हाउसिंग और होम इंप्रूवमेंट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो हाउसिंग में दोनों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एक तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड, और सेकंड कॉस्ट प्रेशर बढ़ रहा है। हेल्थ में भी मेरे हिसाब से डिमांड स्ट्रांग रह रही है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन एरियाज में कॉन्सेंट्रेशन है हेल्थ केयर डिमांड की। हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप देखो तो मेट्रो एरियाज में 75 to 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है हॉस्पिटल्स में। एजुकेशन में भी दोनों का कंट्रीब्यूशन है, कॉस्ट बढ़ रही हो, शायद टीचर सैलरीज बढ़ रही हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ रहा हो एजुकेशन में, और डिमांड भी, हाई क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड भी बढ़ रही है, तो इससे एजुकेशन में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन मोर और लेस है। कॉस्ट कुछ कुछ बढ़ रही है स्पेशली मेटल्स की, और सामने डिमांड भी काफी स्ट्रांग चल रही है, तो इससे नॉन फूड इन्फ्लेशन जो है वो शार्पली बढ़ा हुआ है। और अगर हम कोर सीपीआई की बात करें, कोर सीपीआई में फूड और फ्यूल दोनों को एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है। क्रूड प्राइसेस भी जो है वो हर महीने वॉलेटाइल रहती है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे काफी डिपेंड रहती है। फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड करें, नॉन फूड और नॉन फ्यूल कमोडिटीज और सर्विसेज को देखें, जिसमें ये सारी आ गई, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, एजुकेशन, पर्सनल केयर, तो कोर सीपीआई जो है वो 4.5% बढ़ गया है, जो कि लास्ट ईयर जून 2024 में 3.1% से बढ़ा था। यस, पॉजिटिव न्यूज है। ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन देखो, हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं या जनरल इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसमें फूड और फ्यूल इंक्लूड किया जाता है, वो गिरा है, वो है 2.1%। लेकिन कोर इन्फ्लेशन यानी कि फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड करके आप देखो तो कोर इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा है, 4.5% हो गया है। ये थोड़ा कंसर्निंग है। कंसर्निंग क्यों है? क्योंकि आरबीआई ने इस साल ऑलमोस्ट 1% जितनी रेपो रेट कम की है, 6.5% से लेके 5.5% कर दी है। इकोनॉमी में भी थोड़े स्लो डाउन के इंडिकेशंस है। कंज्यूमर डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वीक है। हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP वो मई 2025 में सिर्फ 1.2% से ग्रो हुआ, जो कि अगस्त 2024 के बाद सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वीक है एक बाजू, कंज्यूमर डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड वीक है और हमारी जीडीपी भी जो है वो पिछले साल FY25 में काफी स्लो ग्रो हुई थी, तो जीडीपी को भी रिवाइव करनी है, तो आरबीआई के ऊपर प्रेशर है कि इंटरेस्ट रेट और रिड्यूस करे। लेकिन सामने कोर सीपीआई यानी कि नॉन फूड और नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट और कम किए तो इन्फ्लेशन पे और अपवर्ड प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड है उस पर और प्रेशर आ सकता है, और प्रेशर आया तो कोर सीपीआई बढ़ सकता है, राइट। तो आरबीआई के लिए ये थोड़ा टफ डिसीजन होगा। सिर्फ हेडलाइन इन्फ्लेशन देखना जरूरी नहीं है आरबीआई के लिए, उनको सब कंपोनेंट्स जो है वो देखना जरूरी है। और आई थिंक अब जो नेक्स्ट पॉलिसी होगी आरबीआई की, उसमें आरबीआई को वेट एंड वॉच करना चाहिए, और यही एक्सपेक्टेशन है इकोनॉमिस्ट का भी कि मे बी अक्टूबर में जो पॉलिसी होगी आरबीआई की, उसमें शायद कोर सीपीआई बढ़ा नहीं या स्टेबल हुआ तो इंटरेस्ट रेट 0.25 परसेंटेज पॉइंट्स यानी कि 25 बेसिस पॉइंट जितना कम करें, पर अदरवाइज कोर सीपीआई बढ़ना एक इन्फ्लेशनरी रिस्क है इंडिया के लिए। तो आई होप आज का एपिसोड इंसाइटफुल रहा हो, सीपीआई के कुछ क्वेश्चंस क्लियर हुए आपके लिए, और मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।